To discuss about the syllabus and chapter of set theory for 11th class. In the previous videos on this channel, I am only discuss about the 12th class and IIT JEE concept for IIT JEE concept. There is no any videos for 11th class. Now I am going to start syllabus of mathematics 11th class और also discuss about the first chapter set theory. तो इस चैनल पे मैं 11th क्लास का एक भी चैप्टर अभी डिस्कस नहीं किया हूँ, नहीं पढ़ाया हूँ, तो मैं 11th क्लास डिस्कस करने जा रहा हूँ. उसका पहला चैप्टर सेट थ्योरी, उसके बारे में एक्सप्लेन भी करूँगा क्या है, क्या कैसे पढ़ना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट द सिलेबस. पहले 11th का जो प्रीवियस ईयर था, 11th का आपका जो सिलेबस था वो 100 मार्क्स का था, 100 मार्क्स का पेपर था. लेकिन अब आपका 80 मार्क्स का कर दिया गया है. सीबीएसई बोर्ड का 80 मार्क्स का पेपर है, जिसमें आपको पढ़ना है एलजेब्रा, एलजेब्रा में आपका सेट, रिलेशन, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, बायनोमियल थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. उसके बाद आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जिसमें रेशियो, प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पूरा का पूरा पढ़ना है. ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है अलजेब्रा में आपको एपी जीपी भी पढ़ना है, मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ना है. उसके बाद आपको पढ़ना है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है. कोऑर्डिनेट सेक्शन में आपको पढ़ना है कोनिक सेक्शन पढ़ना, स्ट्रेट लाइन पढ़ना, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स पढ़ना है. तो ये आपके सब सिलेबस है. ठीक है, और स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा का पहला चैप्टर सेट थ्योरी. और बहुत बेसिक कंसेप्ट है, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए. कोरोना की वजह से आप घर में लॉकडाउन रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, इससे आप स्वस्थ रहें. जान है तो जहान है, हमारे पीएम ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है. तो आपको प्रायोरिटी रखनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बनाइए, लेकिन पढ़ाई आपकी बाधित ना हो, ब्रेक डाउन ना हो, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है हमारे, हर पर्सनल क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं. कहाँ डाउट्स है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको रिप्लाई भी मिलेगा. नाउ लेट्स स्टार्ट सेट थ्योरी. क्लियर, सेट थ्योरी स्टार्ट करते हैं. अब जरा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा सेट थ्योरी क्या है. सेट थ्योरी बेसिकली सीबीएसई बोर्ड में एकदम नया चीज है, नया टॉपिक है. सीबीएसई में आपने कभी भी सेट नहीं पढ़ा हुआ, आईएससी में आप पहले ही पढ़ चुके हो सेट क्या होता है. सेट के बारे में आईसीएसई बोर्ड में, आईएससी में प्रीवियस क्लास में. तो पहले तो हम सेट स्टार्ट करते हैं, सेट होता है. ठीक है, देखिए किसी भी चीज का अगर हम कलेक्शन करें, किसी भी एलिमेंट्स का, बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट हो, उनका हम कलेक्शन करें और लेकिन एक वेल डिफाइंड ऑर्डर में, तो उसको हम बोलेंगे सेट. जैसे अगर हम आपसे बोलेंगे वेल डिफाइंड ऑर्डर, और वेल डिफाइंड ऑर्डर में ना होने का मतलब मैं समझा रहा हूं. जैसे मैं कहूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ योर 11th क्लास इन योर स्कूल. तुम्हारे स्कूल में 11th क्लास के सारे बच्चों का कलेक्शन क्या होगा, तो आप सारे बच्चों को कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सबके सब वेल डिफाइंड है, पता है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट 11th क्लास में. लेकिन मैं अगर बोलूं आपसे कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, 11th क्लास के सभी स्टूडेंट का कलेक्शन, तो कहाँ के भाई, तुम्हारे स्कूल के, बगल के स्कूल के, वो इंडिया के, ऑस्ट्रेलिया के, जर्मनी के, किस कंट्री के, तो उन सबके एलिमेंट को हम डिफाइन नहीं कर सकते. तो आप डिफाइन कब कर पाएंगे, जब कुछ चीजें उसमें कंडीशंस दी गई हैं, तो आप डिफाइन कर पाओगे. तो सीधी सी बात है, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास इन स्कूल, उसमें कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, इन दोनों में लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम. 11th क्लास केवल मैंने बोल दिया तो पता नहीं किस क्लास के, किस स्कूल के, बट मैंने कहा इन योर स्कूल, तो वेल डिफाइंड हो गया. तो वेल डिफाइंड नॉट डिफाइंड में छोटा सा डिफरेंस. क्लियर हो गया. अगर मैं बोलूँ कि कलेक्शन ऑफ ऑल पोएट्स, बस तो सारे पोएट्स कैसे, किस टाइप के, हिंदी के, लिटरेचर के, इंग्लिश के, कैसे, और उन सबका कलेक्शन कैसे करोगे. अगर मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ ऑल पोएट्स ऑफ हिंदी लिटरेचर इन इंडिया, तो आप पूरी तरह से डिफाइन कलेक्शन ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा. यही डिफाइन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और कुछ भी नहीं. जैसे मैं बोलूँ कलेक्शन ऑफ ऑल सोल्जर्स
किस सोल्जर्स के, किस कंट्री के, कहाँ के भाई? कलेक्शन ऑफ ऑल सोल्जर्स ऑफ सीआरपीएफ बटालियन फ्रॉम द इंडिया कंट्री, सबका कलेक्शन कर सकते हो क्योंकि उनका डेटा आपके पास रहेगा। तो यही वेल डिफाइंड ऑर्डर है। तो सेट की एक छोटी सी डिफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन वेल डिफाइंड ऑर्डर। मैं लिख दे रहा हूं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, उनको एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स इन वेल डिफाइंड ऑर्डर, वेल डिफाइंड ऑर्डर। तो वेल डिफाइंड ऑर्डर में जो एलिमेंट होते हैं उनका कलेक्शन ही सेट कहलाता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया है वेल डिफाइंड ऑर्डर क्या है? अगर वेल डिफाइंड ऑर्डर ना हो तो उनको आप सेट नहीं बोल सकते। जैसे मैंने बोला, एक चीज और ध्यान दीजिए, सेट को इस सिंबल में लिखते हैं और इसका नाम है ब्रेसेस, इसको बोलते हैं ब्रेसेस। बात समझ में आया? इसको मिडिल ब्रैकेट नहीं बोलते, आप लोग पढ़ते हो स्मॉल ब्रैकेट छोटा कोष्ठक, लार्ज ब्रैकेट बड़ा कोष्ठक, और मिडिल मझला कोष्ठक मिडिल ब्रैकेट, ऐसा कुछ नहीं है। इसको बोलते हैं, अभी मैं बताऊंगा, इसको बोलेंगे इंटरवल, इसको बोलेंगे क्लोज इंटरवल, इसको बोलेंगे सॉरी ओपन इंटरवल, इसको क्लोज, इसको बोलेंगे ब्रेसेस। तो सेट में जो भी एलिमेंट होते हैं इस वाले सिंबल में लिखे जाते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेसेस। और रिप्रेजेंट हमेशा कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ए बी सी इनसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। बात समझ में आया? कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और ब्रेसेस में लिखे जाते हैं। क्लियर हो गया? तो देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स सॉरी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन वेल डिफाइंड ऑर्डर इज नोन एज सेट। इसकी डिफिनीशन है, फॉर एग्जांपल सेट, इसको बोलेंगे सेट। मान लीजिए सेट ए तब होगा जैसे मैं बोलूंगा ऑल स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास इन केंद्रीय विद्यालय ऑफ इलाहाबाद के सभी सभी बच्चे जो 11th क्लास के हैं केंद्रीय विद्यालय में, तो ये सेट है, ये डिफाइंड है। क्लियर हुआ? कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सेट बी, इसको भी सेट बोलेंगे। कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये सब वेल डिफाइंड ऑर्डर में एलिमेंट है, तो इनको सेट बोलेंगे। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत आसान है, आगे बढ़ते हैं, बस इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। ठीक है? क्लियर? चलिए, तो अब छोटी छोटी चीजें हैं जो सेट में यूज होंगी, उनको भी जाना जरूरी है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने लिखा सेट सेट बी इज इक्वल टू एक सेट है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर का कलेक्शन। तो हो गया ये वेल डिफाइंड ऑर्डर में। आप बोलोगे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 so on। क्लियर हो गया? तो ये इंफिनिटी तक 1 से लेके जितनी भी बड़ी नंबर है नेचुरल नंबर में, सबके सब इसमें आ गए। क्लियर हो गया? सेट ऑफ, अगर मैं बोलूं सेट ऑफ ऑल इंटीजर, तो ये भी एक सेट है। चाहे इसको ऐसे लिखो, चाहे सेट बी इंटीजर्स, चाहे आप सेट सी को ऐसे भी लिख सकते हो, -∞ to -3 -2 -1 0 1 2 3 so on। ये सारे के सारे इंटीजर का कलेक्शन हो गया। क्लियर हो गया? सारे के सारे इंटीजर का कलेक्शन हो गया। आई होप दैट आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, एक चीज और है जिसमें अगर मैं आपसे कहूँ, आगे बढ़ते हैं फिर, जैसे एक सेट है, सेट ए में मान लो एलिमेंट है ए बी स्मॉल सी, तो ए में जो एलिमेंट है सेट ए है, उसको रिप्रेजेंट करने का मैथमेटिकल तरीका क्या होता है, इस बात को समझिए। जैसे सेट ए में कौन कौन है, ए है बी है सी,
तो सेट ए के ये सब एलिमेंट है, कौन है, ए बी सी इसके एलिमेंट है। और आप इसको पढ़ेंगे ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसको पढ़ेंगे ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के एलिमेंट। बी भी पढ़ेंगे आप, बी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सी को भी पढ़ेंगे आप, सी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट सी। क्लियर हो गया। अच्छा, इसको मैथमेटिकली दिखाएंगे कैसे, एलिमेंट आपको इस सिंबल से बिलोंग करते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है, या इस तरीके से लिखेंगे ऐसे, ठीक है। अब इस बात को समझिए, ई की तरह से रहेगा, थोड़ा सा टर्न ओवर होगा और इसको बोलेंगे एलिमेंट ऑफ, क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ बिलोंग्स टू। इसको आप ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए लिखिए, या आर करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ए इज बिलोंग्स, या ए बिलोंग्स टू सेट ए, ए बिलोंग्स टू सेट ए। दोनों बात एक ही है, चाहे आप इसको लिखिए ए बिलोंग्स टू सेट ए, चाहे ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो भाई ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, चाहे बिलोंग्स टू बोले चाहे एलिमेंट ऑफ बोले, दोनों बात एक ही है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको लिखेंगे ए, इस सिंबल से ग्रीक वालों ने सिंबल दिया था ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी इसका मतलब है ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का स्मॉल ए एक एलिमेंट। ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे लिखेंगे, बी बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट ए। इसको कैसे लिखेंगे, सी बिलोंग्स टू सेट ए, यानी सी इज एन एलिमेंट ऑफ ए या बी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर है आपको, बात समझ में आ रही है, ठीक है। सी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। उम्मीद करता हूँ ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, क्या अगर मैं पूछूं एक्स इसका एलिमेंट है, इसमें कहीं एक्स है, तो एक्स नहीं है, ए बी सी है, तो आप इसको लिखेंगे एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, या एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, यानी एक्स इसका एलिमेंट नहीं है, तो इसको सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, क्रॉस कर देंगे। बात समझिए, एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, तो इसको इस सिंबल को लिख के क्रॉस कर देंगे, बोलेंगे एक्स इसका एलिमेंट नहीं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ध्यान दीजिए। अगर मैं पूछूंगा 3 इज एलिमेंट ऑफ ए, तो आप बोलोगे 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, या 3 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए, 3 ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, या 3 इसका एलिमेंट नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं, 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, 3 इससे बिलोंग नहीं करता। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखते हैं। आई होप दैट कि बिलोंग्स का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो बिलोंग्स क्या होता है, इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ, इस सिंबल का मतलब समझिएगा, इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ या बिलोंग्स टू, इसको बोलेंगे एलिमेंट ऑफ या बिलोंग्स टू। बात समझ में आई। अब चलिए अब एक बात और ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। क्या इस बात को समझिए, अगर कोई सेट बी है और उसमें मान लो मैंने लिखा है वॉवेल लिखा है इंग्लिश के ए ई आई ओ यू, तो देखिए ये जो ए ई आई और वो यू है, ये सब के सब क्या है, एलिमेंट है। इनको बोलते हैं एलिमेंट, हिंदी में इनको बोलते हैं अवयव, ठीक है, ये एलिमेंट। बात समझ में आ रहा है। अब जरा देखिए इन एलिमेंट्स की बात करें, तो ये एलिमेंट्स हो गया, अगर ये प्रेजेंट रहेंगे तो इनको बिलोंग्स टू बोलेंगे। और एक चीज और आपने देखा, मैंने इसके अंदर स्मॉल लेटर, इंग्लिश के स्मॉल लेटर में मैक्सिमम यही ज्यादा यूज होते हैं, तो मैंने यूज कर रखा है। और सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। तो ज्यादातर सेट के लिए कैपिटल लेटर ही यूज होता है, और इसके अंदर सिंबल जो लिखे जाते हैं उनको ब्रेसेस बोलते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई। चलिए इसको हटाते हैं, ठीक है। अब
रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात करते हैं। क्लियर हो गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि सेट को लिखना पहले समझिए, ठीक है ना, बहुत जरूरी होता है, सेट को समझ जाइए। अच्छा अब एक चीज और ध्यान दीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पहले समझिए। एक मिनट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, सेट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम दिखाते हैं। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट टू टाइप्स का होता है। एक होता है टैबुलर फॉर्म, ठीक है, सेट का रिप्रेजेंटेशन टू टाइप्स से होता है, टैबुलर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। पहले मैं टेबुलर फॉर्म डिस्कस करूंगा और इसका नाम रोस्टर फॉर्म भी है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से मैं पढ़ाऊंगा, बहुत बेसिक पढ़ाऊंगा आपको, और आप रेगुलरली इस पे बने रहिए। अभी आपको मैं बेसिक कंसेप्ट दे रहा हूँ, आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप YouTube पे वीडियो क्लास पा रहे हो बहुत ज़्यादा क्विक और फास्ट। आपको लगेगा कि आप क्लासरूम में बैठ के टीचर से पढ़ रहे हो और रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेंगे, इसलिए आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, परेशान ना होइए, ठीक है। कोशिश भी करूंगा कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बनाऊं, 1 घंटे के नियर अबाउट, 1 घंटे के आसपास, 45 मिनट से 50 मिनट के आसपास रहे। तो ज़्यादा लंबा वीडियो अपलोड में भी प्रॉब्लम होती है और आपको पकड़ने में भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आपको लगता है कि बहुत लंबा, इट इज सो लॉन्ग वीडियो। चलिए, रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म क्या है, ध्यान दीजिए। इसका नाम है ये टेबल से टैबुलर बना हुआ है, टेबल से ही बना हुआ है टैबुलर फॉर्म। दैट मीन्स जो टेबल के फॉर्म में हो, ऐसा सेट जिनके एलिमेंट्स टेबल के फॉर्म में हो, दैट मीन्स रोस्टर में हो। रोस्टर का मतलब एक ऑर्डर में हो और इन्वर्टेड, सॉरी, एक कामा के बाद सेपरेटेड बाई कामा, कामा के बाद सेपरेट करके लिखे जाए। एलिमेंट आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ टेबल एंड सेपरेटेड बाई कामास, ठीक है। एंड फॉर डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट braces are closed and for indefinite number of element 3 dots is written end of the element. एलिमेंट्स के एंड्स के बाद में 3 डॉट्स लिख के छोड़ देते हैं। जैसे सेट ए मैंने बोला, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट A, E, I, O, U। जरा देखिए इसमें ये जो सेट मैंने सेट ए लिखा हुआ है, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवेल ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट A, E, I, O, U। मैंने कहा एलिमेंट्स आर रिटन एंड सेपरेटेड बाय कामा, कामा के बाद सेपरेट। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, ब्रेसेस आर क्लोज, ब्रेसेस में डॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट डिफिनिट थे, डिफाइंड थे, इनडिफिनिट नहीं थे। अगर इनडिफिनिट मतलब डिफिनिट थे, गिने थे, इसमें काउंट किए जा सकते थे, काउंटेबल थे। अच्छा अगर मैं बोलूँ सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट A, B, C, D, E, F, डॉट डॉट करके आप X, Y, Z लिख के भी ब्रेसेस को क्लोज कर सकते हो। बात समझ में आ रही, तो ये आपका सेट हो गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अच्छा अब देखिए, अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनिएगा और समझते जाइएगा, अगर आपको बताना हो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो अब देखिए ये इनडिफिनिट आ गया, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनडिफिनिट है, काउंट नहीं कर सकते आप, अनकाउंटेबल है। मान लीजिए सेट ए है और इसको आपने आर नेचुरल नंबर को लिखा तो 1, 2, 3, 4, 5 लिख के छोड़ सकते हो, कामा 6 और लास्ट में 1, 2, 3 डॉट लगा के आप छोड़। इसका मतलब ये होता है, ये शो करता है डॉट का मतलब कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसके आगे टू बी कंटिन्यू लगातार एलिमेंट है और उसका एंड नहीं है, कहाँ तक जाएंगे, और ये इनडिफिनिट सेट हो गया। इस देखो ये डिफिनिट था, ये डिफिनिट था, इनडिफिनिट था, लेकिन ये भी रोस्टर फॉर्म में है, ये भी रोस्टर फॉर्म में है, ये भी रोस्टर फॉर्म में है। बात समझ में आ रहा? अभी रोस्टर फॉर्म समझाएंगे, फिर उसके बाद मैं सेट बिल्डर फॉर्म को समझाता हूँ। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनो, समझते जाओ, ठीक है। अब जरा
ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बच्चों कि अगर सेट बिल्डर सॉरी रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट नेचुरल हो लेकिन डिफिनिट हो और बहुत लंबे हो, जैसे अगर आपसे कहा जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर बी कोई सेट है लेस देन 6, तो आप 1 2 3 4 5 6 लिख के छोड़ सकते, या सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 10 to 14, तो 10 to 14 के बीच में 11 12 13 बस ये आ गए, ये सब के सब डेफिनेट थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि D इज अ सेट ऑफ नेचुरल होल नंबर लेस देन 100 आर इक्वल टू 100, लेस देन आर इक्वल टू 100, तो आप स्टार्ट करोगे 0 1 2 3, 100 तक तो लिखना बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप क्या करोगे बीच में 2 3 एलिमेंट डॉट लगा के लास्ट में 100 कामा करके 100 लिख सकते हो। लेस देन आर इक्वल टू 100 की बात मैंने की, बात समझ में आया? या एक तरीका और देखो, चलो अगर मैं कहूं कि राइट द सेट रोस्टर फॉर्म में, राइट द सेट ए ऑफ इंटीजर्स lie between -5 to -5 to 3, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अभी मैं आपको बताता हूँ -5 to -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 lie between -5 to 3, तो 3 को हटा दो, ठीक है, तो ये आपका सेट आ गया, सेट ए आ गया, ठीक है ना। तो इसको आप पढ़ोगे क्या, इसको कहोगे सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको आप क्या बोलोगे, सेट ऑफ इंटीजर्स, ऐसे इंटीजर्स का सेट, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन -5, समझ में आया? तो ये रोस्टर फॉर्म है, टबुलर फॉर्म है, बहुत आसान है लिखना, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट को आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो, अनकाउंटेबल या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉरी इनडिफिनिट नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, इनडिफिनिट हो, उसको क्या करते हैं डॉट डॉट लगा के छोड़ देते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट सॉरी इनडिफिनिट में बोल रहा था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसको 3 डॉट लगा के छोड़ सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर मैं बोलूंगी सेट ऑफ ऑल होल नंबर, तो सेट बी इज इक्वल टू 0 1 2 3 सो ऑन लगा कर आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, बात समझ में आया? तो रोस्टर फॉर्म बहुत आसान है, आसानी से आप समझ लिए होंगे। रोस्टर फॉर्म क्या है, ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कामा एंड रिटन इन टेबल फॉर्म आर रोस्टर फॉर्म, दैट्स क्लियर आर नॉट क्लियर, इसको बोलते हैं टबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म से जो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, कुछ नहीं भी हो पाते हैं, कुछ को करना पड़ता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, उनके लिखने का तरीका देखिए, ध्यान से सुनिए और समझते जाइए। सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को समझिएगा। बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन में देने वाला हूँ और उसके बाद थोड़ा सा डीप एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, उसके बाद करूंगा, तो ध्यान से समझिएगा, कुछ मत करिएगा। सेट बिल्डर, सेट का मतलब तो समझ ही लिए आप, क्या, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन वेल डिफाइंड ऑर्डर। बिल्डर का मतलब उस सेट को जिसको बिल्ड करके बनाया जाए, बिल्ड मतलब बनाना, निर्माण करना, बिल्ड करके बनाया जाए, सेट बिल्डर फॉर्म उसको बोलते हैं। और इसमें थ्योरेटिकल फॉर्म, हमेशा थ्योरेटिकल अप्रोच लिखा जाता है, हमेशा थ्योरेटिकल अप्रोच में एलिमेंट्स को लिखते हैं। और पहली चीज रिटन इन थ्योरेटिकल फॉर्म, इस बात को समझिएगा, थ्योरेटिकल फॉर्म होता है, थ्योरेटिकल फॉर्म होता है। और दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि ई डिफाइन एन एक्सप्रेशन,
एक एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं, डिफाइन एन एक्सप्रेशन व्हिच सेटिस्फाई ऑल द गिवन एलिमेंट्स इन रोस्टर फॉर्म। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट के लिए उन सबको सेटिस्फाई करता है। ध्यान देना, मैं कहूंगा डिफाइन, यहां पे मैं लिख रहा हूं डिफाइन, अभी समझ में आ जाएगा। डिफाइन एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन व्हिच सेटिस्फाई all elements of given set। गिवन सेट के सभी एलिमेंट्स को जो डिफाइन करे, जो सभी एलिमेंट्स को डिफाइन करे विथ अ कॉमन वेरिएबल। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे विथ अ कॉमन वेरिएबल। कॉमन वेरिएबल लेंगे उससे से डिफाइन करेंगे। बात समझ में आ रही है? विथ अ कॉमन वेरिएबल, ठीक है। और एक बात समझिएगा कैसे डिफाइन करेंगे, थ्योरेटिकल फॉर्म लिखेंगे, डिफाइन एन एक्सप्रेशन व्हिच सेटिस्फाई द ऑल एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट विथ अ कॉमन वेरिएबल। बस दो चीजों का ध्यान रखिएगा, इफ डिफिनिट नंबर ऑफ, सॉरी डिफिनिट में बार बार बोल रहा हूँ, डिफिनिट इंडिफिनिट, इनफाइनाइट या फाइनाइट, थोड़ा सा दिमाग से उतर जा रहा है, ठीक है। तो फाइनाइट नंबर ऑफ, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इज फाइनाइट, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो तो यू हैव टू डिफाइन एन इंटरवल और लिमिट, आपको एक लिमिट डिफाइन करना पड़ेगा। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इज इनफाइनाइट देन यू हैव टू रिटन इन द फॉर्म ऑफ लिमिट अनडिफाइंड लिमिट, आपको लिमिट लिखना पड़ेगा अनडिफाइंड। अभी एग्जांपल्स आप समझ जाओगे, इन चीजों का बस ध्यान रखना है। कैसे एक्सप्रेशन डिफाइन करेंगे जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जैसे मैंने कहा लेट सेट ए इज इक्वल टू है, मान लीजिए अभी मैंने लिखा था -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, बस यहाँ तक लिखकर छोड़ देते, ठीक है। चलिए 3 तक लिख दिया, उसमें 3 नहीं था। तो ये कौन सा फॉर्म है? ये रोस्टर फॉर्म है, सेट का रोस्टर फॉर्म है। और कौन सा सेट का है? सेट का कौन सा सेट है? ये क्या है? ग्रेट, ये इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स, ऐसे इंटीजर्स का सेट है, हाँ, ग्रेटर देन, विच इज ग्रेटर देन, विच इज है, क्या है? ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन 4 कर दें, या लेस देन आर इक्वल टू 3 भी कर सकते हैं। तो जरा देखिए इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, देखिएगा समझिएगा बहुत ध्यान से। पहले तो सपोज करेंगे एक कॉमन वेरिएबल, क्या सपोज करेंगे? लेट्स अ कॉमन वेरिएबल व्हिच सेटिस्फाई, लेट्स अ कॉमन वेरिएबल एंड डिफाइन एन एक्सप्रेशन। एक कॉमन वेरिएबल लेंगे और डिफाइन करेंगे एक्सप्रेशन व्हिच सेटिस्फाई ऑल द गिवन एलिमेंट ऑफ द सेट, सेट के सभी एलिमेंट को डिफाइन करें। तो स्टार्ट करेंगे यहां से, लेट x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हमने ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया x, और इस सिंबल को 2 डॉट लगाएंगे, सच दैट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सच दैट पढ़ते हैं, सच दैट, ठीक है, सच दैट बोलते हैं। और किसी किसी में केवल एक लाइन लगी रहती है, इसको भी सच दैट ही बोलते हैं। कोई कोई लिखता है, किसी किसी बुक में आपको ये लाइन मिलेगी, एक्स सच दैट एक्स। अब जरा ध्यान दे दिएगा, एक्स सच दैट एक्स, मैंने एक्सप्रेशन डिफाइन कर लिया क्या कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसका मतलब हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स ले लिया, सच दैट जो कि डिफाइन है एक्स इज इक्वल टू एक्स। मैंने बोल दिया एक्स सच दैट एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है किससे? इंटीजर से, बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर को सेट के फॉर्म में जरा मैं सिंबल में बना के लिख दे रहा हूँ, इस बात को समझिएगा कौन से किसको रिप्रेजेंट करेंगे, अभी मैं आगे लिखने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट पेज में, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को आई से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आई से। पॉजिटिव इंटीजर को, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स को आई प्लस से करेंगे। सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर को आई माइनस से करेंगे। सेट ऑफ ऑल होल नंबर को डब्ल्यू से करेंगे। जेड से भी करते हैं इंटीजर को, जेड प्लस से भी करेंगे, जेड माइनस से भी करेंगे। सेट ऑफ ऑल होल नंबर किसको करेंगे? सेट ऑफ ऑल होल नंबर को डब्ल्यू से करेंगे। इस बात को समझिएगा,
रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इस बात को रट लीजिए, क्योंकि उसका पहला लेटर W होता है होल का इंग्लिश अल्फाबेट का। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर R से करेंगे रियल नंबर को, और पॉजिटिव रियल नंबर को R प्लस से करेंगे, नेगेटिव रियल नंबर को R माइनस से करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए हम अपने टॉपिक पे चल रहे हैं जहां पर थे। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, x such that x belongs to the integer, x such that मैंने ले लिया x एक ऐसा वेरिएबल है which is such that का मतलब जो डिफाइन कर रहा है किसके लिए, इस सिंबल को समझिए फिर से, belongs to integer, जो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, इंटीजर तो इन्फिनिटिव है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, कहां से कहां। तो आप बताओ कि इंटीजर which lie between, जो -5 से बड़ा है, तो -5 से ग्रेटर, लेस देन किससे कम है, 4 से कम है। बस ब्रेसेस बंद कर दो, सारे के सारे एलिमेंट आ गए। बहुत आसान है। देखिए क्या हमने किया, x such that x belongs to the all integer, x एक ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, जो -5 से बड़ा है और 4 से छोटा है, उसके बीच में सारे के सारे यही आएंगे। समझ में आया? अच्छा, एक चीज और है, सच दैट का सिंबल है, सच दैट में आप ये भी सिंबल लगा सकते हो, x सच दैट x। क्लियर हो गया? इसको ऐसे भी लिख सकते हो। चलो ऊपर में मैं यहाँ पे इसको हटा के लिख रहा हूँ, इस बात को समझिएगा। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे भी आप लिख सकते हो। कैसे? सेट A इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू द इंटीजर, और x इज लाई बिटवीन -4 आर इक्वल टू 4 एंड लेस देन आर इक्वल टू 3। इस बात को भी समझिएगा। इसको अगर -4 से बड़ा इंटीजर की बात करेंगे तो -4 से बड़ा इंटीजर -5 से बड़ा इंटीजर -4 ही होगा, और 4 से छोटा इंटीजर 3 ही होगा। लेकिन अगर इक्वल का सिंबल लगाएंगे तो -4 के इक्वल और 3 के इक्वल, तो आप -4 से लेंगे, कहेंगे इंटीजर -4 के बराबर है या उससे बड़ा, 3 से छोटा उसके बराबर, इसको लिखेंगे, क्योंकि इक्वल में 3 है और इक्वल में -4 है। बात समझ में आए? ये दोनों बात क्लियर है। चाहे तो आप और इसमें एडिट कर सकते हैं, छिड़खानी कर सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या इसको हटा के आप केवल जो है लिख सकते हैं लेस देन 4? अब भी ये बात सही है। बात समझ में आ रही? या इसको आप हटा के, इसको एक मिनट, इसको फिर से हटा के आप वो इक्वल लगाना चाहें, जब इक्वल लगाएंगे 3 लिखना पड़ेगा, इक्वल नहीं लगाएंगे तो 4 लिखना पड़ेगा। चाहे तो इसको हटा सकते हैं आप, इसको हटा के आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -5 से केवल बड़ा, और x की वैल्यू 3 से छोटी है उसके बराबर है। सब दोनों चारों सही है जो मैंने लिखा। समझ में आ गया? आई होप दैट आपको रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म का कन्वर्जन और सेट बिल्डर फॉर्म है क्या समझ में आ गया। फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसके लिए देखते हैं। मान लो सेट A है, सेट A इज इक्वल टू 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। ये रोस्टर फॉर्म में है, क्योंकि ईच एलिमेंट रिटन इन द टेबल फॉर्म एंड सेपरेटेड बाय कॉमा, और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें, क्योंकि ब्रेसेस बंद है, डॉट डॉट भी नहीं लगा हुआ है। इसको कन्वर्ट करना है, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए डिफाइन करते हैं सेट A। सेट A की बात करते हैं, व्हाइट कलर ले लेना दो, ठीक है। सेट A की बात करेंगे तो जरा देखिए, इसके लिए एक ऐसा, पहले बात लेट Ax ले लें, x सच दैट x एक वेरिएबल ले लें। अब उसके लिए डिफाइन करते हैं सच दैट x एक ऐसा वेरिएबल जो कि डिफाइन, सच दैट का मतलब होता है जो कि, x सच दैट x ऐसा वेरिएबल है जो कि डिफाइन है किसके लिए, किस एक्सप्रेशन के लिए, उस एक्सप्रेशन को डिफाइन करना पड़ेगा which satisfy all the element of given set। तो जरा देखिए ऊपर वाले का नीचे में अगर मैं ब्रेक डाउन करना चाहूं तो जरा देखिए, इसको बाद में लिखता हूं। चलिए इसको ब्रेक डाउन अगर मैं करके बताऊं तो जरा देखिए, ऊपर वाला 1 है तो नीचे वाला 2 है। आप इसको 1 + 1 लिख सकते हैं, 1/2 को लिख सकते हैं। अब 2/3 को 1 + 1 लिख सकते हैं। 2/3 को आप लिख सकते हैं 2/2 + 1। 3/4 को लिख सकते हैं आप 3/3 + 1। आप जरा देखिए 4/5 को लिख सकते हैं 4/4 + 1 = 4/5।
5/6 को आप लिख सकते हैं 5/5 + 1, 5/6, 6/7 को लिख सकते हैं 6/6 + 1, 6/7। अब आप क्या देख रहे हो कि जो ऊपर एलिमेंट है नीचे वाला भी वही एलिमेंट है, बट उसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट +1 ऐड है। देखिए 1/1 + 1, 2/2 + 1, 3/3 + 1, 4/4 + 1, 5/5 + 1, 6/6 + 1। यानी अगर मैं इसको सारे एलिमेंट की जगह एक वेरिएबल मान लूं तो x/x + 1 लिख सकता हूं। देख पा रहे हो नहीं आप? वही एलिमेंट सेम है, तो इन सब के लिए कॉमन एलिमेंट हमारा डिफाइन हो गया, सॉरी कॉमन एक्सप्रेशन डिफाइन हो गया, जिसके लिए वेरिएबल x है। अब फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x की डिफरेंट वैल्यू के लिए 1 2 3 से अगर मैं स्टार्ट करूं, x की वैल्यू 1 ले लिया तो क्या होगा, x की वैल्यू जैसे 1 ले लिया, इफ x = 1, इफ x = 1 तो वैल्यू 1/2 दे देगी। जरा देखिए 1/1 + 1 1/2 दे देगी। इफ x = 2 तो क्या दे देगी वैल्यू, 2/2 + 1 2/3 दे देगी। अगर मैं बोलूं x = 3 तो 3/3 + 1 3/4 दे देगी। तो सबके लिए एक कॉमन डिफाइंड एलिमेंट आसानी से मिल जा रहा है। तो हमारा डिफाइंड एलिमेंट x/x + 1 हो गया। अब मैं इन सबको समझा दिया और रफ करूंगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसके लिए एक्सप्रेशन जब डिफाइन कर लिया तो मैं लिख रहा हूं सेट A = ये रोस्टर फॉर्म में है आपका, रोस्टर फॉर्म, क्लियर। अब मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने जा रहा हूं। तो आपके लिए एक वेरिएबल डिफाइन किया x such that x/x + 1, x/x + 1। अब x है क्या, आप x की वैल्यू कहां से कहां के लिए ले रहे थे, x की वैल्यू 1 2 3 4 5। जरा ध्यान दीजिए, x नेचुरल नंबर था। अगर x आप नेचुरल नंबर ले लेंगे, x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और अगर इसमें ब्रैकेट बंद कर देंगे तो ध्यान दीजिएगा ये आंसर गलत हो जाएगा। इसका मतलब नेचुरल नंबर में आप कहां तक चले जाएंगे, x की वैल्यू 1/2 2/3 3/4 4/5 से लेके इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। जरा सोचिए, अगर ये क्वेश्चन में डॉट डॉट, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये ऐसे डॉट डॉट करके रहा होता आगे 7/8 8/9 सो ऑन, तब आप यहाँ पे लिख के छोड़ देते, इसका सेट बिल्डर फॉर्म कन्वर्जन हो जाता केवल नेचुरल नंबर में। लेकिन अब मामला गड़बड़ा गया है, क्योंकि यहाँ पे 6/7 तक है, तो आपको 6/7 तक ही जाना होगा। तो जरा ध्यान सुनिए, अगर x की वैल्यू हमने 1 पुट किया था तो 1/1 + 1 1/2 आया था, 1/2 आया था। और x की वैल्यू अगर मैं 6 पुट करूं, 6, तो 6/6 + 1 6/7 आएगा। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। यानी x की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर है तो 1 से लेके 6 तक रखेंगे तो मामला बन जाएगा। तो 1 से 6 जाना नहीं है तो आपको लिमिट भी डिफाइन करनी होगी, तो 1 से 6 तक ही रखना है इसकी वैल्यू, ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। तो यहाँ पे मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए, तो x की वैल्यू नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ, x की वैल्यू 1 के बराबर थी या उससे बड़ी थी, 6 से छोटी थी या 6 के बराबर थी, बस ये इसका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप दैट सबको बच्चों समझ में आया होगा। कि तुम कहोगे नहीं सर मेरा n की जगह होल नंबर लिखने का मन है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी होगा। आप लिख सकते हो s such that x/x + 1, हाँ, फिर x बिलोंग्स टू द होल नंबर, और होल नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 6। ये भी सही होगा क्योंकि होल नंबर 1 से 6 के बीच में वही सबके सब आने वाले। तुम कहोगे सर मेरा इंटीजर लिखने का मन है, हाँ इंटीजर भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे बिलोंग्स टू इंटीजर भी लिख सकते हो, 1 से 6 के बीच में इंटीजर ही है। बट यू कैन नॉट राइट रियल नंबर, तुम r नहीं लिख सकते यहाँ पे। जैसे r लिखा तो ये मामला गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हो गया, इसलिए गड़बड़ हो गया क्योंकि रियल नंबर 1 से 6 के बीच में इनफाइनाइट है। तो आई होप दैट आप सब लोगों को बेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तुम कहोगे सर मैं इक्वल का सिंबल हटाना चाहता हूं, बिल्कुल तुम यहाँ पे इक्वल का सिंबल हटा सकते हो। तो यहाँ पे अगर नेचुरल नंबर लिखोगे तो यहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं हटा सकते हो, होल नंबर लिख के। तो यहाँ पे होल नंबर लिखो और यहाँ पे 0 से बड़ी वैल्यू लिखो, इक्वल मत लिखो। समझ में आया? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसके आगे मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के टाइप्स ऑफ सेट डिस्कस करूंगा पार्ट 2 में। बस आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सेट इतना ही था, बस। थैंक यू।